हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का। साथियों, आज से हम शुरू करेंगे यूपीएसआई स्पेशल यूपीएसआई के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हिंदी में आए थे, हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे, उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं और अपने भी दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस हिंदी की कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में हम आज पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपकी स्क्रीन पे है और आप इसका जवाब दीजिए जिसका आंसर क्या हो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शाप का पर्यायवाची है? बताएंगे। अहि, अभोग, कुकड़, उपरोक्त सभी बताएंगे साथी। शाप का पर्याय, शाप के पर्यायवाची शब्द होते हैं शाप, एक शाप खुद ही होता है, एक सर्प होता है, एक नाग होता है, नाग, विषधर, विषधर, ब्याल, विषधर भी कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं, भुजंग, भुजंग, उरग, उरग, उरग के बाद अहि, अहि पन्नग, अहि पन्नग आदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप का पर्यायवाची अहि है। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। बनाफरी, बनाफरी क्या है? एक उपबोली है, इनमें से किसकी उपबोली है बताना है। कौरवी की है, बघेली की है, ब्रज है, इनमें से या कोई नहीं। साथियों, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो अपभ्रंश से विकसित है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। 5 क्या आती हैं? बोली, 5 बोलियां आती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी या अंतर्वेदी, नहीं कौरवी, जिसे हम क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं, जिसे कौरवी भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 जिसे ब्रज भाषा, नंबर 2 के अंतर्गत ब्रज भाषा, जिसे अंतर्वेदी भी कहते हैं, अंतर्वेदी भी कहते हैं। अगले नंबर पे आएगा कन्नौजी बोली, जो कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, कन्नौजी। फिर इसके बाद आएगा बुंदेली, इसके बाद क्या आएगा? बुंदेली। इसके बाद आएगा हरियाणवी, क्या आएगा? हरियाणवी। हरियाणवी को ही बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। जाटू भी क्या है? इसका उपनाम है। हरियाणवी को बांगरू और जाटू भी कहते हैं। बुंदेली बोली की एक उपबोली है जिसे बनाफरी भी कहते हैं। इसकी क्या है? उपबोली जो है क्या है? बनाफरी, बनाफरी है। इसका आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली बोली की उपबोली क्या है? बनाफरी है। याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली सिकोर भी कहते हैं, ब्रज भाषा जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, नंबर 3 कन्नौजी, बुंदेली जिसकी उपबोली क्या है? बनाफरी है, हरियाणवी जिसे बागरू या जाटू भी कहते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर होगा साथी। इनमें से इनमें से कौन सी बोली, इनमें से कौन सी भाषा भारूपी भाषा परिवार की शाखा है? बताएंगे। भारूपी भाषा परिवार की शाखा है। भारूपी भाषा परिवार दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारूपी भाषा परिवार, जिससे प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अन्य भाषाएं जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी इसी से क्या है? विकसित हैं। जैसे कुछ भाषाएं, कुछ भाषा जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, आज भाषाएं क्या है? इसी से विकसित हैं। ये यूरोप और भारत के क्षेत्र से जुड़ी है। ये क्या है? यूरोप और भारत के क्षेत्र से जुड़ी है, यूरोप और भारत के क्षेत्र से जुड़ी है। इनकी एक ही मूल भाषा, यूरोप और भारत की क्या है? एक ही मूल भाषा है, इसलिए इसे इंडो यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिसे इनकी क्या है? एक मूल भाषा है, एक मूल भाषा के कारण जिसे इंडो इंडो यूरोपीय भाषा, इंडो यूरोपीय भाषा भी कहते हैं, इंडो यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मीनी जो है भारूपी भाषा परिवार की क्या है? शाखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे साथी। वेदना में प्रत्यय है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना विद प्लस अना से मिलके बना है, विद प्लस अना, विद प्लस अना से। प्रत्यय उन शब्द को कहते हैं जो मूल शब्द के बाद आके, जो मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद जुड़ के उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं, जुड़कर उनके अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। विद का मतलब होता है जानना, विद का क्या अर्थ होता है? जानना। विद प्लस अना से मिलकर वेदना बना है, इसमें क्या है? अना प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? बताएंगे निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी, जिसकी 3 बोलियां हैं। 3 क्या है बोली? जिसकी 3 बोलियां हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है अवधी। नंबर 1 पे क्या आएगा? अवधी। नंबर 2 पे बघेली। इसके बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़ी। नंबर 3 पे क्या है? अवधी को बैसवाड़ी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बैसवाड़ी। इसे बैसवाड़ी भी कहते हैं। तो निबट्ठा अवधी बोली, निबट्ठा बघेली बोली, सॉरी बघेली बोली का क्या है? एक उपबोली है। बघेली बोली की क्या है? उपबोली है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? बताएंगे साथी। पतंजलि, हेमचंद, कात्यायन, पाणिनि। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना जो संस्कृत में है अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टाध्यायी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कात्यायन सर्वप्रथम व्याकरण। पाली भाषा सम्राट अशोक के काल में मगध और उसके आसपास क्षेत्र में प्रचलित है। बुद्ध काल में भी पाली भाषा भारत की जनमानस भाषा थी। पाली भाषा जो थी बुद्ध काल में भी भारत की जनमानस भाषा थी। हेमचंद पतंजलि महाभाष्य के लिए जाना जाता, प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन वे शब्द जो एक रूप से अनेक का बोध हो, जिससे अनेक का बोध हो, एक से अनेक, एक से अनेक होने का बोध हो। एक जैसे हमने कहा एक में एक चीज, अनेक में एक से अनेक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन है। कागज, कागज का हो जाएगा कागजात, बहुवचन। कागजात यानी दस्तावेजों से संबंधित है, दस्तावेजों से संबंधित है। ठीक है साथ। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 33 है। स्वर कितने हैं? स्वर, टोटल स्वर कितने हैं? टोटल स्वर 11। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर वर्गीय व्यंजन की बात की जाए, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो वर्गीय व्यंजन इसमें कितने होते हैं? 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। इसमें ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं अगर पूछा जाए तो 4 होते हैं। उस अंतस्थ व्यंजन अगर पूछा जाए तो वो कितने होते हैं? 4। वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताएंगे साथी। समाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बहुब्री समाज में दोनों पद गौण होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुब्री समाज में एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे हमने कहा गजानन, गजानन यानी सीधा श्री गणेश जी से संबंधित है। ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। समास समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। समास का अर्थ है छोटा रूप। समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा विरह रूपी सागर। विरह सागर क्या है? विरह, हमने कहा विरह सागर, विरह सागर ये क्या है? समास है। विरह रूपी सागर, विरह रूपी सागर का संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप किया गया है, तो क्या बन गया है? विरह सागर। विरह रूपी सागर, विरह रूपी सागर। इसमें क्या है? कर्मधारय समास, कर्मधारय। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। समास का अर्थ है छोटा रूप। ठीक है, याद रखेंगे इतना। समास के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताएंगे कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा दीपक, दीपक क्या है? तत्सम शब्द है। तिलक भी है, तेल भी है, दीठ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दीठ। दीठ का तत्सम हो जाएगा क्या? दृष्टि। ये क्या है? तत्सम है। अगर दीपक के तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? दिया। दिया क्या है? तद्भव है। तिलक का हो जाएगा टीका, ये भी क्या है? तद्भव है। तेल का तैल हो जाएगा, तैल क्या है? तद्भव है। याद रखें साथ।
अगला क्वेश्चन है, बताएंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताएंगे साथी। ये होगा तैल, सॉरी इससे पहले ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये जो होगा ये तैल होगा और इसका क्या हो जाएगा, तेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? साथियों आज ही हमने संज्ञा पढ़ा है, आज ही संज्ञा की क्लास हुई है। अगर आपने संज्ञा की क्लास नहीं ली है तो आप जाके जरूर संज्ञा की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और वर्णमाला हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, आज संज्ञा की क्लास हुई है पहली क्लास, आप उसको जाके ले सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम के नाम का बोध कराएं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का क्या करें, बोध कराते हैं। जैसे राम, हिमालय, गंगा आदि। इसमें क्या हो जाएगा, पहाड़। पहाड़ क्या है, नहीं है। बाकी ये सब क्या है, राम भी है, हिमालय है, गंगा है। इसमें पूछा है नहीं, नहीं की बात की है तो इसमें क्या हो जाए, पहाड़। पहाड़ जो कि क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। जातिवाचक क्या है, संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 12। जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द, सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जहाँ पहुँचा न जा सके उसको कहते हैं अगम्य। जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम। अगमय कोई शब्द ही नहीं होता। आगम मतलब आने वाला, या जिसका आगम मतलब आने वाला, आगम की बात करें, आने वाली जिसकी क्रिया होती है उसको कहते हैं। जिसे जाना न गया है उसे क्या कहते हैं, अनजान कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या सराहना। इसके क्या है, पर्याय। सराहना इसके क्या है, पर्याय। इसका विलोम है निंदा। निंदा यानी आलोचना, निंदा यानी आलोचना करना, सॉरी आलोचना नहीं होगा इसका, प्रशंसा का आलोचना होगा, इसका हो जाएगा निंदा। यहाँ पे निंदा दिया हुआ है तो हम करेंगे इसका निंदा। स्तुति का क्या होगा, निंदा, इसका विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की स्क्रीन पर। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कहावत। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि अपने अपने अंदर की बुराई को क्या करना, न देखना, अपने अंदर की निकटतम यानी निकट के दोष को न देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बताएंगे। आग और राग, आग और राग का कवि किसे कहा गया है? आग और राग का कवि किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, निराला जी। निराला की कुछ काव्य संग्रह जितनी रचनाएं जिसे जानेंगे, अनामिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, परिमल, कुकुरमुत्ता, अर्चना, बेला, अर्चना, बेला, गीतिका आदि क्या है इनकी काव्य संग्रह है। नागार्जुन जो कि जैसे युगधरा, युगधरा, रति नाम की चाची, युगधरा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें आदि। रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं काव्य संग्रह जिसमें रेणुका आ जाएगा, रेणुका, रश्मि रथी, रेणुका, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, रसवंती, हुंकार, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि इनकी क्या है, रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे है युग चरण, युग चरण, हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी, हिम किरटनी एक रचना है, हिम किरटनी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, याद रखें। आज के लिए बस इतना ही साथी, आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे क्लास कैसी लगी। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यूपीएसआई में पूछे गए सभी PYQ, यूपीएसआई में हिंदी के पूछे गए सभी PYQ 2017 और 21 में जो भी पूछे गए हैं सारे PYQ की हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के भी जोड़ सकते हैं। थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, गर्दा काटते रहो। थैंक यू।